गालीबाज श्रीकांत त्यागी भले ही पुलिस गिरफ्त में हैं, लेकिन मामले पर सियासी बयानबाजी शांत होने का नाम नहीं ले रही। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य नोएडा में महिला से बदसलूकी के मामले में आरोपी श्रीकांत त्यागी से रिश्ते को लेकर लगातार घिर रहे हुए हैं। ऐसे में नोएडा कमिश्नर आलोक कुमार को मानहानि का नोटिस जारी कर दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य का आरोप है कि नोएडा पुलिस कमिश्नर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना छानबीन किए उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं और बीजेपी उन्हें मोहरा बना रही है। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन के भीतर मीडिया के सामने माफी नहीं मांगी तो अधिकारी को कोर्ट तक घसीटूंगा। श्रीकांत त्यागी भले ही पुलिस गिरफ्त में है, लेकिन खाकी और खादी में जंग शुरू हो गया है। लगातार सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय श्रीकांत त्यागी से लेकर रिश्ते को लेकर घिरे हुए हैं। अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने नोएडा पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार को मानहानि का नोटिस भी जारी कर दिया है। आइए उनसे खास बातचीत करते हैं, उनका क्या कहना है। स्वामी जी, लगातार इस समय श्रीकांत त्यागी को लेकर सियासत जो है वो गर्माती जा रही है और उसमें आप भी तड़का लगा रहे हैं। नोटिस आपने आलोक कुमार को जारी किया है, जो कि नोएडा के पुलिस कमिश्नर है, लेकिन उनका आरोप है कि ये पूछताछ में उन्होंने बताया है कि श्रीकांत त्यागी ने नाम लिया है आपका, कि आपने ही ये पास जारी करवाया था। भाई, सही मायने में अगर वो पास मेरे द्वारा जारी करवाया गया होता तो उनकी बात सही होती, आरोप की बात नहीं उठती। उन्होंने ऐसा पास जो कभी विधानसभा से पास जारी ही नहीं हुआ है, उसके विषय में कहा कि ये पास स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा जारी किया गया, जबकि देखने से पता लग जाता है ये पास स्कैन किया हुआ पास है। और हम लोग स्वयं, हम विधायक स्वयं हैं, हमारा पास भी 2 दिन पहले मिला और साथ ही साथ उसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है दिसंबर 2022 तक मान्य। तो जो विधायक है उसका 2022 दिसंबर तक लिए मान्य है, तो तीसरे व्यक्ति के लिए 2023 तक के अनुमान पास होगा। यानी अंधा भी होता और किसी से पढ़वाता तो पता लग जाता ये पास फर्जी है। एक उच्च अधिकारी है, एडीजी स्तर का अधिकारी, जो मात्र डीजी के एक पायदान नीचे है, पुलिस कमिश्नर जैसे महत्वपूर्ण पद पर हैं, सारी जांच एजेंसी उनके अधीन है, बिना जांच पड़ताल किए एक फर्जी विधानसभा प्रवेश पत्र को वाहन पास को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने मेरे नाम को बदनाम किया, सारे मीडिया को बुला करके बड़े हीरो की तरह बड़ी वाहवाही लूटती दिखाई पड़े और कहा ये पास जाहिर करता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसको जारी करवाया है और त्यागी जी उनके साथ हैं। जबकि त्यागी जी का फोटो माननीय नड्डा जी के साथ में है, माननीय मुख्यमंत्री के साथ में है, माननीय उप मुख्यमंत्री के साथ में है, अन्य दर्जनों मंत्रियों के साथ में है। तो अगर पुलिस कमिश्नर महोदय को नाम ही लेना था तो सारे नाम, 1 दर्जन भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका फोटो है, उठना बैठना है, मीटिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उनके पर क्यों नहीं उंगली उठाई? स्वामी प्रसाद मौर्य पर क्यों उंगली उठाई? स्वामी प्रसाद मौर्य तो आज भाजपा में है भी नहीं। लेकिन आपको एक अधिकारी बदनाम क्यों करेगा, ये भी वजह हो सकता है। ठीक है, आपने माना स्वाभाविक रूप से वो अधिकारी जानबूझ के गलती किया है। सरकार का नाक बनने के चक्कर में उन्होंने ये बचकानी हरकत की है। अन्यथा कोई भी सीजन अधिकारी होता, समझदार अधिकारी होता, अपने गरिमा को समझता तो बिना जांच पड़ताल किए किसी का नाम वो कभी भी सार्वजनिक करने से बचते। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब आपका नाम उन्होंने उजागर किया कि उन्होंने पूछताछ में नाम लिया इन्विटेशन में, तो आपको तो इतना टाइम ही नहीं लेना चाहिए था। 4-5 दिन का वक्त भी आपने जाया किया। जिसमें ये प्रकरण था, मैं 3 दिन कुशीनगर देवरिया घर घर तिरंगा फहराने के लिए, खबर तो आप तक पहुंची होगी ना, इंटीरियर में था। वहां पर कई चैनल वालों ने बात किया, कटकट जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा लखनऊ पहुंचूंगा और तब तक इस पास की जांच पड़ताल भी हो जाएगी। मैंने इसकी छानबीन कराई। वो पास जिसका जिक्र कर रहे हैं पुलिस कमिश्नर महोदय,
वो कभी भी विधानसभा उत्तर प्रदेश से जारी ही नहीं किया गया है। जब जारी ही नहीं किया गया तो झूठे पास का सहारा लेकर के मेरे नाम को मीडिया में सार्वजनिक करने का उनको किसने अधिकार दे दिया? जब इतने नेताओं के साथ फोटो है, आपका कहना है कि तमाम जेपी नड्डा के साथ फोटो है और भी बीजेपी के तमाम नेताओं के साथ फोटो है, लेकिन खास तौर पे आपका ही नाम क्यों फिर उजागर हो रहा है? इसीलिए ना कि वो सरकार के नाक के बाल बनने के चक्कर में, बाबाही लूटने के चक्कर में, अपनी झूठे पीठ थपथपाने के चक्कर में उन्होंने काम किया। आपको बदनाम करके वो सरकार का नाक का बाल क्यों बने? उन्होंने बदनाम किया तो उसका फल भोगेंगे। मैं उनको नोटिस, शो काज नोटिस दिलवा दिया हूं डिफेमेशन के लिए। अगर उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्षमा नहीं मांगी तो स्वाभाविक रूप से मैं दरवाजा न्यायालय का खटखटाऊंगा और न्यायपालिका जाकर के उनके खिलाफ मानहानि का दावा पेश करूंगा। नहीं, तो वही तो मेरा सवाल है ना कि अगर एक पुलिस अधिकारी, एडीजी का अधिकारी जो है वो आपको बदनाम कर रहा है, आपका कहना है एडीजी के एक पैदान नीचे है, वो आपको बदनाम करके बीजेपी उसे क्यों शाबाशी देगी? यही सवाल है कि स्वामी प्रसाद मौर्य की एक छवि है। स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए हैं। जब मैं छोड़ के आया तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली गई थी। ये तो कहीं ना कहीं सरकारी मशीनरी और ईवीएम का दुरुपयोग करके सत्ता बना ले गए हैं, लेकिन उसमें भी जो बैलेट पेपर वोटिंग है वो साफ तस्वीर पेश कर रहा है, जिसमें 300 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी बैलेट पेपर वोटिंग में जीती है। तो कौन सा ऐसा खेल और जादू हो गया जो ईवीएम में भाजपाबाजी मार ले गई? इसका मतलब है कहीं ना कहीं तिकड़म हुआ है, सत्ता का दुरुपयोग हुआ है। सत्ता में तो आ गए, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के पार्टी छोड़ने के बाद जो इनको धक्का लगा, जो बैकफुट में गए, उसको आज तक ये भूल नहीं पाए हैं। इसलिए ये इनके प्रकार ने स्वामी प्रसाद मौर्य को कहीं ना कहीं फंसाने के चक्कर में बार बार स्वामी प्रसाद मौर्य का भूत आज भी भारतीय जनता पार्टी के सिर पर छाया रहता है, और यही कारण है कि बार बार कहीं ना कहीं मेरा नाम उछाला जाता रहता है। भाजपा नेता स्वतंत्र देव सिंह का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा में थे तो उन्होंने ही श्रीकांत त्यागी को लाया था, और जब वो भाजपा छोड़ के गया तो श्रीकांत त्यागी भी उनके साथ ही चला गया। अब मैं तो भाजपा के लोगों को फिर कहूंगा, अभी उनको सद्बुद्धि आ जाए और वो जांच पड़ताल कर लें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कौन कौन भारतीय जनता पार्टी में आया, कितने लोग चले गए और कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में बने हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई और पाप करें तो फिर ये ना कहें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आया था। यानी आपका श्रीकांत त्यागी से कोई संबंध नहीं है? हमारा भारतीय जनता पार्टी में था, नेता के यहीं से सबसे संबंध है। जो भी आता है मैं सबकी सुनता हूं, सबकी फरियाद सुनता हूं, सबका काम करता हूं, और यही कारण है कि हजारों की भीड़ मैं प्रतिदिन निपटाता रहा हूं। और यही कारण है कि विधानसभा में जितना सारे मंत्रियों का भीड़ होती थी उतना मेरे यहाँ अकेले होती थी। यानी कि आपसे व्यक्तिगत कभी श्रीकांत त्यागी ने मुलाकात नहीं किया? नहीं, मुलाकात किया होगा, मैं कहाँ मना करता हूँ। जब भारतीय जनता पार्टी मंत्री था और भारतीय जनता पार्टी में नेता था तो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता हमारे पास आते थे, कौन नहीं आता था। और यहां तक कि आरएसएस के तमाम लोग आते थे, जिसकी तूती बोलती है उनका भी कोई काम होता तो मेरे पास आते थे। तो श्रीकांत त्यागी से यानी आपका मुलाकात तो होता था ना? 4.5 साल पहले हुई थी। 4.5 साल पहले हुई थी, उसके बाद कभी नहीं हुई। किस मुद्दे को लेकर हुई थी, कुछ बताया था? वो स्वाभाविक रूप से वो कहा कि भाई मैं भारतीय जनता पार्टी की नेता हूँ, मैं आप बड़े नेता हैं, आपके अच्छे नेता हैं, मैं आपके नेतृत्व में काम करना चाहता हूँ। 3-4 महीना रहे, उसके बाद फिर गए, फिर वो बड़े नेता बन गए, सारे बड़े बड़े नेताओं के आना जाना शुरू कर दिया। मेरे से कोई मुलाकात नहीं तब से। तो आपके साथ कोई तस्वीर उनके साथ नहीं है? तस्वीर होगी भी तो भाई, तस्वीर तो नड्डा जी की है, तस्वीर तो मुख्यमंत्री जी की है, तस्वीर तो डिप्टी सीएम साहब की है, तस्वीर दर्जन भर के नेताओं के साथ है। तस्वीर होना पाप है क्या? अगर पाप है तो पहले भारतीय जनता पार्टी नेताओं के खिलाफ उनको कटघरे में खड़ा करना चाहिए। वो सत्ता में है इसलिए पाक साफ है। तो अब अगला कदम क्या? आपने मानहानि का नोटिस तो ठोक दिया है, मानहानि का नोटिस तो ठोक दिया है। अगर आलोक कुमार अपने जो आरोप आप पे लगाए हैं, जो पूछताछ में निकल कर आया है, अगर उस पे वो अडिग रहते हैं तो आगे का आपका क्या रणनीति? स्वाभाविक रूप से अगर वो अपनी गलती के लिए क्षमा नहीं मांगते। गलती क्या? वो तो पूछताछ में श्रीकांत त्यागी ने नाम लिया है ना, उसमें गलती उसकी क्यों मांगी? बहाना है, ये सारा का खेल किया हुआ मुख्य उनका है, पुलिस कमिश्नर का है। और पुलिस कमिश्नर क्यों, अगर मान लीजिए किसी ने कहा भी तो पुलिस कमिश्नर कोई रिक्शे वाले हैं क्या? सारी जांच एजेंसी उनके अधीन क्यों नहीं जांच कराया कि सही है गलत है? और गलत कोई कह देगा तो आप नाम छोड़ दोगे। इसलिए श्रीकांत तो बहाना है, खेल पुलिस कमिश्नर का है।
यानी अगला कदम क्या आपका कोर्ट का रुख करेंगे? स्वाभाविक रूप से मैं तो स्पष्ट कर चुका हूँ, अगर वो 15 दिन के अंदर क्षमा याचना माननीय ये मीडिया, प्रेस मीडिया के सामने नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं न्यायपालिका जाऊंगा और उनके खिलाफ मानहानि का दावा अवश्य पेश करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका साफ तौर पे देख सकते हैं और ये जता भी रहे हैं कि खाकी और खादी में जो जंग है वो शुरू हो चुका है। श्रीकांत त्यागी सिर्फ मोहरा नहीं है बल्कि पुलिस कमिश्नर आलोक कुमार साफ तौर पे झूठा आरोप लगा रहे हैं और ये लड़ाई यही समाप्त होने वाली नहीं बल्कि 15 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे, वरना हम फिर कोर्ट का रुख करेंगे, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। कैमरा नासिर के साथ मैं जय सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो वहीं नजीबाबाद बरकातपुर की उत्तम शुगर मिल में अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान देशभक्ति के जज्बे और देशभक्ति नारों के साथ संयुक्त अध्यक्ष नरपत सिंह राठौर के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। रैली निकालने के बाद नरपत सिंह राठौर ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत मिल कर्मियों को तिरंगे भेंट किए और आजादी का 75वां अमृत महोत्सव सभी देशवासियों से बड़े ही धूमधाम और प्रेम से मनाने की भी अपील की। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी अपने एक दिवसीय दौरे पर आज अमेठी पहुंची, जहां रामलीला मैदान अमेठी परिसर से बाइक तिरंगा यात्रा का नेतृत्व उन्होंने किया। तिरंगा यात्रा के दौरान केंद्रीय मंत्री ने लगभग 25 किलोमीटर तक स्कूटी चलाकर सुजानपुर पहुंची, जहां उन्होंने अमृत सरोवर का लोकार्पण किया। उसके बाद उन्होंने मुख्यालय स्थित एक कॉलेज में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि अमेठी तो पहले से ही क्रांतिकारी थी। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 साल बाद आजादी के 100 साल का उत्सव मनाने के लिए हमें सतर्क रहना होगा। उन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिए बिना ही इमरजेंसी का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ समय के लिए कुछ लोगों ने आजादी छीन ली थी, अब दोबारा ऐसी स्थिति ना बने। इस आजादी को बनाए रखने के लिए हमें हर दिन सतर्क रहना है। हमारे लिए गौरव का विषय है, चाहे विद्यालय का प्रांगण हो, चाहे लोगों का घर हो, दफ्तर हो, सभी नागरिकों ने प्रधानमंत्री जी के हर घर तिरंगा आह्वान को सम्मान सहित स्वीकार किया। मां भारती का गौरव बढ़ाने के लिए हमारे सरहद पर तैनात सैनिकों के लिए उन्होंने प्रार्थनाएं की, उनके प्रति शुभकामनाएं अर्पित की। जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम एक आजाद देश में सर उठाकर जी सकें, आज उनको, उनकी स्मृति को और उनके परिजनों को प्रणाम करने का भी दिन है। पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, हर किसी के हाथ में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। कुछ ऐसी ही तस्वीरें लखनऊ मुख्यमंत्री आवास से भी सामने आईं, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर 13 से 15 अगस्त तक आयोजित हर घर तिरंगा अभियान की औपचारिक शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान की शुरुआत करते हुए स्कूली बच्चों के हाथों में तिरंगा सौंपा। मुख्यमंत्री ने बच्चों को तिरंगा देते हुए बालक बालिकाओं से उनका परिचय पूछा और आजादी के अमृत महोत्सव के मायने भी बताए। इसके अलावा सीएम योगी ने बच्चों की प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी की ओर से सभी बच्चों को उपहार भी दिए गए। यूपी के सहारनपुर से पकड़े गए आतंकी मोहम्मद नदीम ने पूछताछ में कई अहम खुलासे किए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि एटीएस ने सहारनपुर से मोहम्मद नदीम को पकड़ा, जिसके जेईएम से संबंध थे। वो यूपी में कई जगहों पर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रहा था। आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए वो ऑनलाइन तरीके से पाकिस्तानी आकाओं से जुड़ा हुआ था। इससे पहले यूपी एटीएस ने 9 अगस्त को आतंकी सबाउद्दीन को पकड़ा था। सबाउद्दीन स्वतंत्रता दिवस पर यूपी में बम धमाका करने की योजना बना रहा था और उसके कब्जे से बम बनाने के उपकरण भी बरामद हुए थे। अब एटीएस सबाउद्दीन और नदीम के बीच कनेक्शन भी खंगाल रही है। वहीं प्रदेश में पुलिस और खुफिया एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीर जवानों और शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया में भारत को अब एक विश्वास के रूप में देखा जा रहा है। वैश्विक मंच पर भारत अपने एक नए ओज और तेज के साथ आभा को बिखेरने के लिए तैयार दिखाई देता है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के साथ हर भारतीय जुड़ा हुआ है, चाहे वो गांव में रहता हो, शहर में रहता हो,
सरकार का हिस्सा हो या फिर आम नागरिक, हर व्यक्ति देश की आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़कर गौरवान्वित महसूस कर रहा है। देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव के साथ जुड़ करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करके इस उत्सव को राष्ट्रोत्सव के रूप में आज आयोजित कर रहा है। अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं, कहीं तिरंगा यात्राएं चल रही हैं, कहीं पर प्रभात फेरियां निकल रही हैं, कहीं पर शहीद स्मारकों पर राष्ट्र धुन के गीतों को स्कूली बच्चों के द्वारा, कलाकारों के द्वारा, पुलिस के बैंड के द्वारा वहां पर राष्ट्रभक्ति के गीतों की धुन बजाकर के उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आज से 15 तक चलने वाले हर घर तिरंगा, जो भारत के आन बान और शान का प्रतीक है, यह आजादी के अमृत महोत्सव के साथ पूरे देशवासियों को फिर एकजुट करने की एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। बिहार में सरकार बदलने के बाद एक बार फिर विपक्ष के पीएम फेस को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। नीतीश कुमार के बाद अब अखिलेश यादव का नाम भी पीएम के चेहरे के लिए उछाल दिया गया है। दरअसल मुरादाबाद के सपा सांसद एसटी हसन से पूछा गया कि क्या सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पीएम पद की रेस में हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी अखिलेश यादव पीएम पद के लिए प्रीमेच्योर हैं। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि अगर सपा के सांसदों की तादाद ज्यादा हुई तो अखिलेश यादव में कोई कमी नहीं है, वो भी प्रधानमंत्री पद के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं। उन्होंने कहा कि अगर सपा के 70 से 80 सांसद जीते तो अखिलेश यादव का हक बनता है, लेकिन इसके लिए विपक्ष की एकता को नहीं तोड़ा जा सकता। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद है कि सारा विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। जाहिर सी बात है विपक्ष की जीत हुई है, क्योंकि उनकी सरकार के भी एमएलए और कांग्रेस के एमएलए को दाना डाला जा रहा था। हमारे सुनने में आया है जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ वो यहाँ होने जा रहा था। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।